हेलीवेट तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। तो पिछले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट 3 है दिल्ली सल्तनत का। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मामलुक डायनेस्टी यानी कि हम लोग बात करें सिलिप डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, जिनके में हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, आराम शाह, इल्तुतमिश, रज़िया के बारे में हमने पढ़ा जो कि मेन लीडर थे। हम लोग बात करेंगे कि जो गयासुद्दीन बलबन थे, तो गयासुद्दीन बलबन का जो पोता था उसे मार दिया था किसने? खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी ने। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो हमला बात करें राजवंश था, खिलजी राजवंश था, वो स्थापित कर लिया था। और इनका जो राजवंश है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर 1290 से लेकर 1320 तक है। तो ये इनका राजवंश है और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो खिलजी राजवंश की स्थापना करी थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। और इसमें मेनली हम लोग 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिनका टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296 तक यानी कि इनका राजकाल ज़्यादा लंबा नहीं था, 6 सालों के लिए इन्होंने राज किया था। पर ये आदमी अच्छे थे, पर एक राजा अच्छे नहीं बन पाए। और अलाउद्दीन खिलजी आदमी तो अच्छा नहीं था, पर खिलाड़ी आदमी था, बहुत खेल खेलते थे ये, बहुत ज़्यादा इन्होंने खेल खेले। पर ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे थे, यानी कि आदमी अच्छा नहीं था पर राज अच्छा करता था। तो इन्होंने 20 साल राज किया था। तो हम लोग बात करें कि अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में कि जो ख एक मतलब जो नॉबल्स थे किसके? जलालुद्दीन जो नॉबल्स थे कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग देखें कहाँ पे? और उन्होंने क्या किया, उनका नॉबल्स का ग्रुप था और उसको लीड कर रहे थे कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और इन्होंने देखा कि भैया जो राजा महाराजा हैं दिल्ली पे इतने पावरफुल है नहीं है, तो उन्होंने प्लान बनाया और जो बलबन का पोता था उसे निपटा दिया और खुद की अपनी उन्होंने वहाँ पे अपनी स्थापना कर ली। कब इन्होंने कब मार दिया? 1290 में मार दिया। और जो हमारा हम लोग बात करें कि जो खिलजी था, खिलजी को जो नॉन तुर्क लोग थे, यानी कि हम लोग बात करें जो कि तुर्क नहीं थे, जैसे कि हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत में इतने सालों से कौन राज कर रहे थे? तुर्क राज कर रहे थे। तो भैया उनका एक मोनोपोली बन गई थी, यानी कि मतलब एक छत्र राज हो गया था उनका तुर्कों का। अब भैया जब क्या मतलब खिलजी वहाँ पे जाके बने, राजा वगैरह बने, तो फिर इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये समझदार व्यक्ति था थोड़ा बहुत, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एकदम से जाके उन्हें हटा दिया। जितने भी तुर्क लोग थे उन्हें हटा दिया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो नॉन तुर्क थे बहुत खुश हो रहे थे, भैया इन्होंने खिलजी ने निपटा दिया इसको, बलबन के जो तुर्क थे इनके खास को हटा दिया और बस अब बलबन को जो तुर्क लोग हैं उनका जो एक छत्र राज है वो खत्म हो जाएगा। पर इन्होंने जे मतलब जो हमारे बलबन सॉरी जो हमारे जलालुद्दीन थे, ये इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे, इन्होंने उनको उनकी पदवियों से तो नहीं हटाया, मतलब हाई ऑफिशियल से तो नहीं हटाया, पर उनका एक छत्र राज खत्म कर दिया। किनका? जो तुर्क लोग थे उनका। और इन्होंने क्या किया? और हम लोग बात करें कि भले ही ये जाएँ जैसे भी राजा हों और इनके नॉबल्स वगैरह ने इन्हें जलालुद्दीन को समझाया कि भैया आप क्या करिए, इस्लामिक मतलब कंट्री घोषित कर दीजिए, इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिए इंडिया को। पर इन्होंने मना कर दिया, ये केवल ऐसा शासक था, इन्होंने मना कर दिया कि भैया हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो 70 से 80% कैसी है? हिंदू है। तो अगर हम लोग मुस्लिम देश उसे घोषित करेंगे तो करेंगे कैसे? यानी कि मुस्लिम देश हम लोग तब घोषित करें जब हमारे यहाँ पे जब मुस्लिम ज़्यादा रहते हों, पर अब हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 70 से 80% पॉपुलेशन कैसी है? हिंदू है। तो इन्होंने मना कर दिया था कि भैया ऐसे इस्लामिक स्टेट नहीं बनाएँगे, तो दिमागदार आदमी था ये। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैंने भी कहीं टीचर वगैरह सुना है, तो मैं अपनी बता रहा हूँ। और इन्होंने ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट। भैया अब इन्होंने हार्श पनिशमेंट नहीं देखी थी, जैसे कि आप लोगों ने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पता होगा कि वो अपने भैया जिन्होंने कुछ किया नहीं है, उनके मंत्रिमंडलों से अपने पैर चुमवाता था और इतनी गंदी-गंदी सज़ाएँ देता था। पर अब ये कैसे थे, इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं देते थे। टॉलरेंस रखते थे, यानी कि सहनशीलता थी इनके अंदर, समझदार थे, बूढ़े-बुजुर्ग थे, तो दिमागदार आदमी थे। और हम लोग बात करें, सबसे बात ये है कि इन्होंने जो देवगिरी थी वहाँ पे अटैक कर दिया, मतलब इन्वेड कर दिया उसे। और किसे भेजा? इन्होंने अपने भतीजे, और वही भतीजा इनका क्या बन गया था? दामाद बन गया था, अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ भेजा? देवगिरी में भेजा। देवगिरी में भेजा उसे जीतने के लिए, किसे भी जीतने के लिए, देवगिरी को जीतने के लिए। कब भेजा? 1294 में। और जो हम लोग बात करें, जो जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी 2 बेटियाँ थीं मंझली। तो अलाउद्दीन का एक छोटा भाई था, जिसका नाम उलुग खान था। तो इसने जो जलालुद्दीन था उसने अपनी एक बेटी की शादी तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दी और दूसरी बेटी के साथ शादी कर दी किसकी? उलुग खान की, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई था। और ये किसके भाई साहब, ये किसके वंशज थे? भाई साहब आपने सोचा नहीं होगा, चंगेज़ खान के वंशज थे ये। अपनी मतलब छवि सुधारने के लिए उलुग खान से शादी कर दी
इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन कौन था? जलालुद्दीन कौन थे? चंगेज़ खान के वंशज थे। और हम लोग बात करें कि अब भैया खत्म होगा किसका? जलालुद्दीन खिलजी का राज खत्म। आप लोग खुद देख रहे होंगे 1290 से लेकर 1296 तक इनका राज चला था। अब हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजकाल था वो 1296 से 1316 तक था। तो सबसे पहले ये जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि इनके चाचा जी या गद्दी पे बैठ गए हैं, और चाचा जी कैसे हो? और पीछे से तलवार घोंप देंगे और निपटा देंगे अपने चाचा जी को, और अपने ससुर साहब को निपटा दिया इन्होंने। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से निपटा देंगे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, उनका भतीजा अपने चाचा को निपटा दिए। और अब भैया कोई इनका सपोर्ट कर नहीं रहा था। सबको पता था बहुत तेज़ आदमी है, अगर सपोर्ट किया तो निपटा देगा हमें। तो भैया उनका दिल जीतने के लिए, अपने नॉबल्स और सहूलियत का दिल जीतने के लिए इसने सोने का इस्तेमाल किया। यानी कि ये इन्होंने अंततः बहुत सारा सोना लुटाया लोगों के बीच में, मतलब सोना बँटवाया। भैया के भैया लो, वैसे नहीं तो ऐसे सही। क्योंकि भैया एक नीति चलती है राजकाज में, साम दाम दंड भेद। चाणक्य की नीति है, यानी कि समझाओ पहले उन्हें, नहीं समझे तो दाम दो उन्हें। तो यही है, नहीं माने तो दंड दो फिर उन्हें, ये चलता था। और भैया जिन लोगों को मान गए तो ठीक है, उन्हें पैसे दे दिए, सोना दे दिया। और जो नहीं माने, और इवन की उनके रेविलियस नॉबल्स, रिलेटिव, रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स, और जो मंगोल थे जो कि मतलब सेटल थे दिल्ली में, जो कि इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, सबको निपटवा दिया ए टू जेड, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको निपटवा दिया इन्होंने। भैया साम दाम दंड भेद, ये नीति अपना दी। साम समझाया, दाम रुपए दिए, पैसे दिए, सोना दिया, लाद दिया उन्हें सोने से, नहीं मानो भैया, साम दाम दंड। भैया निपटा दो सबको, भेद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निपटा दिया सबको उन्होंने। तो ये सीन था। और हम लोग बात करें अब, जैसे कि इनके चाचा जी थे, वो इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं देते थे। और ये अलाउद्दीन ऐसा था कि ये सबको सजा देता था। इवन की जो नॉवेल्स इसके विरोध में थे, उनकी पत्नियों को, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अपने नॉवेल्स के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सोचो जरा आप, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत खतरनाक है। राजगद्दी में जब भी आप जाए सोच समझ के बैठे, बहुत खतरनाक चीज़ होती है वो। और हम लोग बात करें, इन्होंने बहुत सारे रूल्स बना दिए किसके लिए? अपने नॉवेल्स के लिए, कि आप लोग जो नॉवेल्स हैं वो आप लोग बिना किसी त्योहारों के, जो आप लोग जश्न पार्टियां मनाते हैं, वो सब बंद करवा दी। और इन्होंने कहा कि बिना मेरी परमिशन के आप लोग, जो मेरे सरदार हैं, मेरे नॉवेल्स हैं, वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। पहले हमारे पास आइए, हमसे परमिशन लीजिए। अगर हमें लगता है कि हम परमिशन देनी है तो हम दे देंगे। तो क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भैया कि अगर ये लोग, अगर 2 सरदार आपस में मिल जाएँगे, सगे-संबंधी हो जाएँगे तो पावरफुल हो जाएँगे। अगर पावरफुल हो गए तो फिर मेरा लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि भैया आप लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि भैया कि पार्टीज़ वग़ैरह में इन्होंने वाइन्स या फिर नशे वाली कोई पदार्थ का, तम्बाकू का सेवन बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है, बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं करना है। और क्योंकि भैया महफ़िलें बैठती हैं, महफ़िलों में होता क्या है, महफ़िलों में बैठेंगे लोग, बुराई करेंगे कि भैया सरदार खराब है अपना, इसको निपटा दिए, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये फालतू की जब नॉवेल्स पार्टियाँ होंगी नहीं, तो फिर प्लॉटिंग वगैरह कैसे करेंगे ये हमारे खिलाफ? और करेंगे भी तो हम खड़े रहेंगे वहाँ पे। और इन्होंने क्या किया, और इन्होंने एक मतलब जो सिपाहियों का एक, हम लोग बात करें, सर्विसेज इंस्टीट्यूट इस्तेमाल किया, मतलब इस्टेब्लिश करवाया। यानी कि सिपाहियों की एक प्रणाली व्यवस्था इस्टेब्लिश कराई, जिससे कि इन्हें अपने नॉवेल्स के बारे में पता चल सके कि कोई इनके बारे में कुछ कह तो नहीं रहा है, कोई कोच इनके बारे में बात तो नहीं कर रहा है, इन्हें हटाने की बात नहीं कर रहा। क्योंकि भैया जो खुद खतरनाक आदमी होता है, उसे सब खतरनाक दिखते हैं। तो ये सीन था। और इन्होंने फिर क्या किया, गुजरात में जाके गुजरात की मतलब वाइफ, गुजरात के राजा की वाइफ कमला देवी से शादी कर ली। और इन्होंने मलिक कफूर को हासिल किया नुसरत खान से। और किससे? 1000 दिनारें दी थी। इसलिए जो हमारे मलिक कफूर हैं, इन्हें 1000 दिनारी भी कहते हैं। और फिर इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया क्या? रणथंभौर, चित्तौर, मालवा। तो आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, इसमें चित्तौर वगैरह कैसे जीता था, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। यानी कि इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशन किए और बहुत सारे राज्य जीत लिए। और ये रहा हमारा मैपिंग वर्क। तो ये कौन, जो राज्य थे इन्होंने जीते, वो सारे के सारे राज हैं। और ये सब तो मलिक कफूर का जीत लिया, और इतने सारे चीज़ें जीत ली इन्होंने। और फिर अब क्या किया, जो मलिक कफूर था, भले ही गुलाम हो, दिमागदार आदमी था, बहुत तेज़ आदमी था, इन्होंने भेज दिया उसे साउथ में, और उसे एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि अपना जो राज-काज है उसे बढ़ाने के लिए।
फिर बाद में ये धीमे-धीमे और अलग-अलग चीज़ें जीतते जाएँगे, जैसे कि ही डिफीटेड यादवास किंग ऑफ देवगिरी, यानी यादवा किंग को मार दिया कहाँ के, देवगिरी के। रामचंद्र देव काकतीय किंग को हरा दिया इन्होंने, काकतीय किंग प्रताप रुद्रदेव वन इन्हें हरा दिया। होयसाला किंग द्वार समुद्र को हरा दिया और वीर बलाला थर्ड को हरा दिया। पांड्यास मतलब पांड्यास वगैरह को भी हरा दिया। तो इन्होंने सब जगह से सबको हराते चले गए। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये कहाँ पहुँच गए थे, रामेश्वरम। जो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे रामेश्वरम में एक शिव मंदिर वगैरह बना है। और वहीं तक इन्होंने रामेश्वरम तक अपनी क्या बनवा दी, वहाँ तक इन्होंने जीत हासिल कर ली और वहाँ जाके इन्होंने मस्जिद बनवा ली, यानी कि वो सिंबल बन गया कि हाँ भैया, हमने यहाँ तक पूरा जीत लिया है। और हम लोग बात करें कि इनके जैसे हम लोग बात करें सेनापति का अच्छे कमांडर कौन था, मलिक कफूर था, उसी प्रकार इनके दूसरे कमांडर भी थे, गाजी मलिक। और इसने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, शायद मैप आया नहीं है वो, हाँ ये रहा मैप। तो गाजी मलिक को यहाँ नॉर्थ वेस्ट में खड़ा कर दिया कि जैसे यहाँ से कोई, वहाँ से हमें पता था कि बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते रहते हैं, तो फिर यहाँ पे अपनी जो फ्रंटियर ये वाला इलाका था, तो इसको मजबूत कर दिया इन्होंने। किसकी मदद से? गाजी मलिक की मदद से। फिर हम लोग बात करेंगे, ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिनके पास परमानेंट आर्मी थी। तो परमानेंट, तो हम लोग बात करें क्या पहले के लोगों के पास पहले के जो राजा थे उनके पास परमानेंट आर्मी नहीं थी। तो हम लोग बात करें, नहीं ऐसा नहीं था। तो वो लोग किसान वगैरह होते थे, उन्हें नॉर्मल ट्रेनिंग देके अपने मतलब सैनिक वगैरह बना देते थे। ये सीन चलता था। और ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने परमानेंट आर्मी रखी थी। और ये अपने जो मतलब सोल्जर्स थे, उनकी पेमेंट्स कैसे से करते थे? कैश में करते थे। और हम लोग बात करें, अपने जो नॉबल्स के द्वारा कुछ मुसीबतें पैदा ना हो, इस वजह से इन्होंने कुछ ऑर्डिनेंस पास करवाए थे, कुछ नियम कायदे, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि बिना मेरे परमिशन के शादी नहीं कर सकते, ऐसा सीन था इन्होंने। और इन्होंने धार्मिक बंदोबस्ती और भूमि के मुक्त अनुदान का को जब्त करना, यानी कि हम लोग बात करें कि जैसे कि फ्री में जो रिलीजियस तौर पर मंदिरों में, मस्जिदों में पंडितों को, मौलवियों को फ्री में जो ज़मीनें जाती थीं, सब बंद करवा दिया इन्होंने। और इन्होंने स्पाई सिस्टम एस्टेब्लिश करवाया। और ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि इन्होंने जो वाइन और जो नशीले पदार्थ थे, उन्हें सबको बंद करवा दिया था। और इन्होंने कहा था कि भैया, और वही है फिर से आ गया अपना, कि सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते बिना परमिशन के, और इंटरकास्ट मतलब मैरिटल अलायंस नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के। और ख़ास बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही आ गई हमारी, इन्होंने सिस्टम स्टार्ट करवाया था, दाग का सिस्टम स्टार्ट करवाया था। और जिसे हम लोग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स कहते थे, यानी कि जो घोड़े थे उनके ऊपर कौन सी ब्रीड का है, कौन सा मेरा घोड़ा है, इसके ऊपर जो थप्पा लगता है किसके ऊपर, घोड़ों के ऊपर, वो लगवाना स्टार्ट करवाया था। और इन्होंने सोल्जर्स के लिए मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए, कौन है मेरा सोल्जर, अच्छे से जानने के लिए चेरा सिस्टम का इस्तेमाल करवाया था। और बस हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर केवल यहीं तक था। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा कहाँ से स्टार्ट कराया था। कि जो जलालुद्दीन खिलजी थे, तो इन्होंने जो काकतीय, वो हमारा जो बलबन था उसका नाती को निपटा दिया था। और फिर राजगद्दी पे बैठ गए थे, और इन्होंने तर्क को हटाया नहीं था, पर उनका एक राज खत्म कर दिया था। और इन्होंने इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाने से मना कर दिया था। और इन्होंने पनिशमेंट थोड़ी कम देते थे ये। और देवगिरी पर हमला कर दिया था 1294, अपने भतीजों को भेजकर, अलाउद्दीन खिलजी को। और अपने बेटी की शादी उल खान से कर दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी से कर दी थी, जो कि वो वंशज थे किसके, चंगेज़ खान के। और इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी का राज आ गया, इन्होंने अपने चाचा जी को निपटा दिया। और जो सुल्तान, या फिर हम लोग बात करें नेवल्स वगैरह, इनके सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनके सरदार सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें बहुत सारा सोना दिया। और इन्होंने अब जो कि इनके खिलाफ थे, उन सबको निपटवा दिया। और इन्होंने बहुत सारे लोग, मतलब जो अपने नॉबल्स वगैरह थे, अपने सरदार थे, उन्हें सबको पनिशमेंट दी। और इवन कि उन्हें तो छोड़ो, उनके बच्चों और पत्नियों को भी उन्होंने बहुत बुरी-बुरी सज़ाएँ दी। और इन्होंने बहुत सारे, हम लोग बात करें, फरमान जारी कर दिए कि कंट्रोल में रखने के लिए अपने नॉबल्स को, कि तुम बिना किसी बात के तुम लोग ये फालतू की पार्टी वगैरह नहीं कर सकते हो, फ़ीस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो।
और बिना किसी परमिशन के मैरिज अलायंसेस नहीं बना सकते हो, यानी कि हमारा एक सरदार किसी दूसरे सरदार के साथ शादी नहीं कर सकता है, मतलब अपने बच्चों की शादी नहीं करवा सकता है। अगर करना है तो पहले मुझसे परमिशन लो, क्योंकि अगर सरदार पावरफुल हो जाएंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। और इन्होंने कहा कि भैया पार्टीज वगैरह में आप लोग दारू और या फिर नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये बंद करवा दिया। और इन्होंने जो सिपाही वगैरह थे इनको स्थापित करवाया, जिससे कि अपने जो दरबारी हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से मतलब पता लगाया जा सके। और फिर इन्होंने गुजरात में जाके और वहाँ के राजा की पत्नी से शादी कर ली, जिनका नाम कमला देवी था। और इन्होंने मलिक कफूर को हासिल किया 1000 दिनारी देकर, इसलिए उनका नाम 1000 दिनारी भी कहते हैं कभी कभी हम लोग मलिक कफूर को। और इन्होंने रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा ये सब जीत लिया, और ये बाकी के राज्य जो कि इन्होंने जीते। और बाद में ये रामेश्वरम तक पहुंच गए थे जीते जीते, और इन्होंने गाजी मलिक की मदद से जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया था उसे भी मजबूत किया था, जी ऊपर वाला एरिया। और ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने परमानेंट आर्मी रखी थी। और ये अपने मतलब सोल्जर्स को कैश में पैसे देते थे। और ये अपने जो नॉबल्स वगैरह थे उनको मतलब काबू में रखने के लिए कुछ खास प्रकार के कानून बनाए थे। और इन्होंने फ्री की ज़मीन देने से मना कर दिया था किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, और स्पाई सिस्टम इस्टेब्लिश करवाया था। और इन्होंने दारू वगैरह बंद करवा दी थी, ये तो मैं पहली बात कर ली थी, सोशल गैदरिंग फालतू की नहीं करनी है। और इन्होंने दाग और चेरा का सिस्टम चलवाया था। और बस यहीं तक हमारा वीडियो था। और मिलते हैं अपने अगले पार्ट के साथ दिल्ली सल्तनत के। और बाकी मेडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पहले चैनल में डली हुई है, तो जाके विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा।